हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप पासवान उर्फ आपके अपने जग्गू भैया। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल इको विद जग्गू में। तो आज की इस वीडियो में बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग एग्रीगेट डिमांड और उसका जितना भी न्यूमेरिकल्स है सारा आज कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि आज की इस वीडियो में आप 4 नंबर सिक्योर करने जा रहे हैं, ये मेरा प्रॉमिस है। तो इस चैप्टर में 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल एकदम आएगा। याद रखिएगा, आप थ्योरी में कितना भी लिख लो उसमें कुछ ना कुछ नंबर कट जाता है, बट न्यूमेरिकल ऐसा चीज है अगर आपने सही बनाया है तो उसमें से आधा नंबर भी नहीं कटेगा। तो इस चैप्टर में टारगेट क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट जो न्यूमेरिकल आ रहा है वो आप एकदम भी छोड़कर मत आइएगा, पूरा बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो शुरू से समझते हैं एग्रीगेट डिमांड जो है वो बेसिक से कैसे स्टार्ट होता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग टोटल एग्रीगेट डिमांड का जितना भी फॉर्मूलाज है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला चीज याद रखेंगे, एडी यानी एग्रीगेट डिमांड, जिसका फॉर्मूला होता है सी प्लस आई। क्या होता है? सी प्लस आई। सी का मतलब हो गया कंजप्शन और आई का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा, एडी इज इक्वल टू क्या होता है? सी प्लस आई। ठीक है। सबसे बेसिक जो है वो इसको आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। वाई यानी कि इनकम, इनकम इज इक्वल टू होता है सी प्लस एस, यानी कंजप्शन प्लस सेविंग। यहां पे वाई का मतलब क्या हो गया? इनकम। सी का मतलब क्या हो गया? कंजप्शन। और एस का मतलब क्या हो गया? सेविंग। जाहिर सी बात है, आपके पास जो भी इनकम होता है आप उसको या तो खर्च करते हो यानी कंज्यूम करते हैं, या तो उसको सेव करते हैं। इसलिए इनकम का फॉर्मूला होता है सी प्लस एस। याद रखिएगा, ये सबसे बेसिक है, ये आपको मस्ट है कि याद रखना है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? सी प्लस एस। अब इसी फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सी निकालना है यानी आपको क्या निकालना है? कंजप्शन निकालना है। तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपके पास टोटल इनकम था 1000, आपने सेव करा 400 रुपए। तो इनकम था 1000, सेव किए हो 400 रुपया, तो आखिर खर्च कितना किए होंगे? तो कैसे निकालेंगे? इनकम माइनस सेविंग। आप अपने इनकम में से जितना सेव किए हो उसको हटा दो, तो आपके पास क्या बच जाएगा? कंजप्शन। तो यानी कंजप्शन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो हो गया सी इज इक्वल टू वाई माइनस एस। उसी तरह अगर मान लीजिए आपको सेविंग निकालना है, तो कैसे निकालोगे? अपने इनकम में से जो खर्च किए हो उसको आप माइनस कर दो, इसलिए सेविंग इज इक्वल टू होता है वाई माइनस सी। तो ये बेस है, इसको एकदम अच्छे से याद करके रखिएगा कि इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है। सी निकालना है तो वाई माइनस एस, और एस निकालना है तो वाई माइनस सी। ठीक है। उसके बाद आता है एग्रीगेट सप्लाई, जिसको एएस बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई, जिसका फॉर्मूला होता है सी प्लस एस। सी का मतलब आपको मालूम है कंजप्शन, एस का मतलब भी आपको पता है सेविंग। तो एएस इज इक्वल टू क्या होता है? सी प्लस एस। सी प्लस एस, इसको देखिए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? और एएस इक्वल्स टू वाई, एएस इक्वल्स टू वाई लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सी प्लस एस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वाई। तो ये सी प्लस एस ना लिख करके हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? एएस इक्वल्स टू वाई। तो आपको न्यूमेरिकल का सबसे बेस होता है कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है और आप सम बना रहे हो तो एक टाइम तक आपसे बन जाएगा, बट एग्जाम में जब आप प्रेशर वाले सिचुएशन में रहोगे तब आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि आपने रट लिया है। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो न्यूमेरिकल बनाने का कोई फायदा नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो सबसे पहले क्या देखें, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है। फिर y इज इक्वल टू सी प्लस एस। सी निकालना है तो y माइनस एस, एस निकालना है तो y माइनस सी, और एस निकालना है तो सी प्लस एस, या फिर अगर आपके क्वेश्चन में इनकम दे दिया है तो वही आपका क्या हो जाएगा? एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा जरा, एपीसी क्या है? एपीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज
प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एपीसी। तो आखिर ये कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है सी बाई वाई। ध्यान रखिएगा, एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई। ये कंजप्शन और इनकम का रेशियो होता है, ये कंजप्शन और इनकम का क्या होता है? रेशियो होता है। इसलिए एपीसी इज इक्वल टू होता है सी बाई वाई। ठीक है। फिर उसी तरह एक और आता है एमपीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, शॉर्ट में जिसको बोलते हैं एमपीसी। एक बात याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा आप, एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको मार्जिनल वर्ड दिखा, जब भी आपको मार्जिनल वर्ड दिखा, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। और चेंज को हम लोग ये जो ट्रायंगल साइन दिख रहा है ना, इससे डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। ध्यान रखिएगा, मार्जिनल का मतलब क्या हो गया? चेंज। और चेंज को कैसे डिनोट करते हैं? ट्रायंगल साइन से। और ट्रायंगल का मतलब होता है डेल्टा। तो एमपीसी का मतलब क्या हो गया? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम। इनकम में कितना चेंज हुआ है और कंजप्शन में कितना चेंज हुआ है, दोनों का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? एमपीसी। तो एपीसी था तो सी बाई वाई, मार्जिनल वर्ड दिखेगा तो डेल्टा लगा लीजिएगा, तो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। ठीक है। फिर थर्ड टर्म आता है एपीएस। एपीसी था तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अब सी के जगह क्या आ गया? एस। तो आप जानते हो क्या हो जाएगा फिर? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। यहाँ पे कंज्यूम था तो सी बाई वाई। अब आप खुद से सोचिए, यहाँ पे सेव है तो क्या हो जाएगा? एकदम सही सोच रहे हैं आप, एस बाई वाई। आप समझदार खुद हो, ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो एपीसी था तो सी बाई वाई, एपीएस आ गया तो एस बाई वाई, यानी ये सेविंग और इनकम का क्या होता है? रेशियो होता है। उसी तरह फोर्थ टर्म एमपीएस, क्या है? एमपीएस, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ध्यान दीजिएगा, एमपीसी था तो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, एमपीएस आ गया तो डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। ठीक है। तो ये चार टर्म थोड़ा अच्छे से समझ के रखिएगा। एपीसी है तो सी बाई वाई, एपीएस रहा तो एस बाई वाई, एमपीसी है तो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। अब इसका फुल फॉर्म याद रखना है, डेल्टा सी यानी चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम, एमपीएस है तो डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई यानी चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम। तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है। अब ध्यान से देखिएगा, एपीसी और एपीएस का ना कुछ रिलेशन होता है, एपीसी और एपीएस का कुछ रिलेशन होता है। अब रिलेशन कुछ और मत समझ लेना, यहाँ कुछ और का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो एपीसी और एपीएस का कुछ रिलेशन होता है जिससे एक फॉर्मूला बनता है। तो देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। तो आखिर ये दोनों का रिलेशन क्या है? ये दोनों का रिलेशन ये है कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। ध्यान से एकदम, थोड़ा सा भी अगर आप मिस करोगे बहुत बड़ा फिर गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए। एपीसी और एपीएस को जब भी जोड़ेंगे, एपीसी और एपीएस को जब भी जोड़ेंगे, हमेशा इसका वैल्यू आएगा 1। ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि एपीसी प्लस एपीएस इज ग्रेटर देन 1, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो ये फॉल्स है। फिर आ सकता है एपीसी प्लस एपीएस इज स्मॉलर देन 1, तो इज इट ट्रू और फॉल्स? तो ये भी फॉल्स है। या फिर एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 0, ये भी फॉल्स है। मतलब दोनों का आपस में जब भी ऐड करोगे हमेशा वैल्यू 1 ही आएगा, ना 1 से ज्यादा आएगा, ना 1 से कम आएगा, ना ही 0 आने वाला। यानी दोनों को जब जब जोड़ेंगे वैल्यू आएगा 1। तो इसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे आपको अभी पता है, अभी जस्ट बताए हैं कि एपीसी इक्वल टू होता है सी बाई वाई। तो इस एपीसी के जगह पे क्या लिख सकते हैं? सी बाई वाई। और एपीएस क्या होता है? एस बाई वाई। वाई हो गया एलसीएम, तो क्या हो गया? सी प्लस एस।
और आप जस्ट पढ़े थे, हम बताए भी थे कि बेसिक होता है, या ये याद रखना y इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस एस, यानी इस सी प्लस एस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, y। तो क्या दिखा कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वैल्यू 1। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो ये हो सकता है आपके 2 नंबर में आ जाए। ठीक है, कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, तो आप इस तरह से रिलेशन दिखा लेना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जरा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। क्या देखे हम लोग कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। आप एपीसी का एक फॉर्मूला पढ़ चुके हो, सी बाई वाई, ये था इसका पहला फॉर्मूला। एपीसी का एक और फॉर्मूला होता है जो कि इसके बेसिस पे होता है। अगर आपको एपीसी निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एपीएस। एपीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एपीएस। ये हो गया इसका दूसरा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला था एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई, और दूसरा फॉर्मूला है एपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एपीएस। यानी सी और वाई दिया तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और एपीएस का वैल्यू दे दिया तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, उसी तरह एपीएस का पहला फॉर्मूला था एस बाई वाई। ठीक है, इसी के बेसिस पे एपीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एपीसी। तो ये हो गया इसका दूसरा फॉर्मूला। यानी एपीएस का भी दो फॉर्मूला, एस बाई वाई और 1 माइनस एपीसी। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अभी हम लोग देखें क्या कि रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। अब देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, कुछ ज्यादा फर्क नहीं, ध्यान दीजिएगा। इसका भी सेम रिलेशन है। ये भी क्या बोलता है कि भाई हम लोग दोनों को जब जोड़ोगे ना तो आपको मिलेगा 1। ठीक है, जैसे वहां पे था कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, उसी तरह एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो इसको भी प्रूव कर लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि एमपीसी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। ठीक है, उसी तरह एमपीएस इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। ये दोनों का पहला फॉर्मूला है। तो एमपीसी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, और एमपीएस की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। ठीक है, तो डेल्टा वाई आपका एलसीएम, ऊपर क्या रह गया, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। जब सी प्लस एस इज इक्वल टू वाई होता है तो आप खुद सोचिए डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एकदम सही सोच रहे हो आप, डेल्टा वाई हो जाएगा। क्या दिखा हमको कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू हमेशा कितना आएगा, 1। यानी ये दोनों का भी रिलेशन क्या बोलता है कि दीदी और भैया जब आप हमको जोड़ेंगे ना तो हम 1 ही आएंगे, 1 से ना ज्यादा आएंगे ना 1 से कम आएंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी फिर एक और फॉर्मूला निकलता है। इसके बेसिस में भी और फॉर्मूला निकलेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला फॉर्मूला था डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, और एक हो जाएगा 1 माइनस एमपीएस, 1 माइनस एमपीएस। ठीक है, फिर एमपीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी। यानी एपीसी के भी दो फॉर्मूले, सी बाई वाई और 1 माइनस एपीएस, और एपीएस के भी दो फॉर्मूले, एस बाई वाई और 1 माइनस एपीसी। ठीक है, उसी तरह एमपीसी का भी दो फॉर्मूला, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई और 1 माइनस एमपीएस। इसका फिर एमपीएस का भी दो फॉर्मूला, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई और 1 माइनस एमपीसी। तो आपको हर जो भी टर्म है सबके दो दो फॉर्मूले हैं, चाहे जिसके जितने भी फॉर्मूले हैं आपको वो याद रखना है। ठीक है, तक हम लोगों ने देख लिया एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। इवन सी का भी आपने फॉर्मूला देखा। सी का पहला फॉर्मूला क्या देखा था आपने कि इनकम में से सेविंग हटा दो तो क्या हो जाता, सी हो जाता। लेकिन अब जो फॉर्मूला बताने जा रहे हैं वो सबसे क्रिटिकल, एग्जाम में वही देता है घुमा करके, तो उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो सी का हो गया बेसिक फॉर्मूला। सी का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग क्या लिखते हैं फॉर्मूला को, ये जिसको समझ में आ गया आपका समझ लो कि एग्रीगेट डिमांड का सारा एकदम फॉर्मूला कंप्लीट। ध्यान से दिखेगा, सी का बेसिक फॉर्मूला है इनकम में से सेविंग हटा दो भाई तो क्या बचेगा आपका खर्च। और फंक्शन के रूप में सी का जो फॉर्मूला है फंक्शन के रूप में किस तरह लिखते हैं, तो इसको इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस स्मॉल सी। बहुत लोग यहाँ पे स्मॉल बी यूज करता है, मेरा सजेशन रहेगा आप स्मॉल सी यूज कीजिएगा। क्यों, हम बताते हैं थोड़ी देर में। तो सी इज इक्वल टू सी बार प्लस स्मॉल सी इंटू वाई। ये आपका सी का
सेकंड फॉर्मूला, इसको बोलते हैं फंक्शनल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? फंक्शनल फॉर्मूला। देखिए 90% बच्चे कहाँ गलत करते हैं, आप ये तो याद कर लियो, फॉर्मूला सबको याद हो गया कि C इज इक्वल टू सी बार प्लस स्मॉल सी इंटू वाई, फॉर्मूला तो याद हो गया। गलती कहाँ करते हैं, आपको फॉर्मूला का फुल फॉर्म नहीं पता है कि सी बार का मतलब क्या है, स्मॉल सी क्या है, वाई क्या है। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन में इस तरह नहीं दिया रहेगा कि सी बार इज इक्वल टू 100, स्मॉल सी इज इक्वल टू 0.5, नहीं, कभी भी इस तरह से नहीं दिया रहेगा, इसका फुल फॉर्म दिया रहेगा। अब आपको पता ही नहीं है कि सी बार का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका वैल्यू मान लो पुट करना था यहाँ, आप कर दोगे यहाँ। तो सबसे छोटा सा जो बात है आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जो भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लिए, वेरी गुड, लेकिन फॉर्मूला का आपको फुल फॉर्म याद करना है कि वो है क्या। तो सी हो गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। सी बार को बोलते हैं हम लोग ऑटोनॉमस कंजप्शन, ऑटोनॉमस कंजप्शन। ये होता है क्या, ध्यान से देखिएगा, ऑटोनॉमस कंजप्शन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो ये क्या होता है, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन व्हेन इनकम इक्वल्स टू 0। ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहे हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या है, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन व्हेन इनकम इज 0, मतलब जब इनकम 0 होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका इनकम 0 है, तो उस समय सी का जो भी वैल्यू होगा, फॉर एग्जांपल के लिए 100, सिर्फ 0 लेवल ऑफ इनकम पे ही होता है। ध्यान रखिएगा, ऑटोनॉमस कंजप्शन तभी होगा जब इनकम कितना रहेगा, 0। सी तो मिनिमम होना ही चाहिए, लेकिन सामने इनकम कितना होना चाहिए, 0। तो इस वाले एग्जाम्पल में देखिए इनकम कितना है, 0, तो कंजप्शन कितना है, 100। तो इसी 100 को हम लोग बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजप्शन, इसी 100 को हम लोग बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजप्शन। मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया जब मेरे पास इनकम 0 रुपया, जेब खाली है, जेब खाली है, तो हम खर्च कहाँ से कर रहे हैं, है ना, क्वेश्चन आएगा ना ये मन में कि भाई जब मेरे पास इनकम ही नहीं है तो खर्च कर कहाँ से रहे। तो ऑटोनॉमस कंजप्शन का सोर्स होता है, ध्यान रखेंगे, ये सब ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो ऑटोनॉमस कंजप्शन का सोर्स होता है पास्ट सेविंग्स, या तो आप कुछ सेविंग करके रखे होंगे पहले, ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, बोरो करेंगे। बोलोगे भैया मान लीजिए हम सेव नहीं किए, तो बेशरम बन के दोस्त से मांग लेंगे पैसा, है ना, कि भाई ठीक है हमको चलो ना अभी पॉकेट मनी मिलने वाला है, तो 200 रुपये हमको चाहिए दे दो, 400 रुपये चाहिए हमको दे दो, बन सकते हैं ना बेशरम, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो सोर्स क्या हो गया, पास्ट सेविंग, या तो पिछला मंथ कुछ सेव किए होंगे, ठीक है, या तो फिर किसी से उधार ले लिए होंगे। तो यानी सबसे पहला बात जो कि याद रखना है, कंजप्शन कभी भी 0 नहीं होता है, याद रखेंगे, खर्च कभी भी 0 नहीं होता है, क्योंकि इकोनॉमी में मिनिमम कंजप्शन हमेशा रिक्वायर्ड रहता है, इसलिए कंजप्शन कभी भी 0 नहीं होता है। तो कंजप्शन 0 नहीं होता है तो उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स है पास्ट सेविंग्स या फिर बोरोइंग्स। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या है, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन व्हेन इनकम इज 0, ठीक है। अब स्मॉल सी, जिसको आप लोग स्मॉल बी बोलते हो, स्मॉल बी बोलते हो या फिर स्मॉल सी बोलते हैं, थोड़ी देर में बताएंगे कि आखिर स्मॉल बी की जगह स्मॉल सी क्यों हम यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है एमपीसी, थोड़ी देर पहले आप निकालना सीख चुके हो कि एमपीसी कैसे निकालते हैं। अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन रहेगा तो आपको पता है, या तो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, या तो 1 माइनस एमपीएस, ठीक है। और वाई का मतलब आपको अच्छे से पता है, वाई इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम, यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस एमपीसी इनटू इनकम। तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, कभी भी सी बार नहीं देगा, ऑटोनॉमस कंजप्शन देगा एग्जाम में फुल फॉर्म के टर्म में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अगर मान लेते हैं वाई और एस नहीं दिया है, तब सी कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूला से निकालोगे। कैसे निकलेगा, सी बार प्लस स्मॉल सी इंटू वाई, ठीक है, तो ये कहानी था सी का। उसी तरह एस के बारे में हम लोग क्या देखे थे पहले, बेसिक फॉर्मूला क्या था सेविंग का, वाई माइनस सी, वाई माइनस सी, इनकम में से खर्च हटा दो तो क्या बच जाता था, सेविंग। ये तो हो गया जब वाई और सी दिया रहेगा तब ऐसे निकालेंगे। अब अगर वाई और सी ने दिया तो सेविंग का भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ फॉर्मूला होता है, फंक्शनल फॉर्म में।
फंक्शनल फॉर्म में सेविंग का क्या है फॉर्मूला, S इज इक्वल टू माइनस एस बार प्लस स्मॉल एस इंटू वाई, माइनस एस बार प्लस स्मॉल एस इंटू वाई। अब ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोग फॉर्मूला लिखते थे सी बार प्लस स्मॉल बी इंटू वाई और एस बार प्लस स्मॉल बी इंटू वाई। हम क्यों बोले कि सी पे स्मॉल सी यूज कीजिएगा और एस वाले फॉर्मूला में स्मॉल एस। देखिए बी का मतलब यहाँ पे दिखा रहा है एमपीएस और यहाँ भी बी का मतलब दिखा रहा है एमपीसी। तो आप रिकॉग्नाइज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा कि कौन वाला बी एमपीसी है कौन वाला बी एमपीएस है। तो सबसे बढ़िया है कि आप बी ना लिख करके स्मॉल सी लिख लो और इस वाले में स्मॉल एस लिख लो। स्मॉल सी है तो एमपीसी, स्मॉल एस है तो एमपीएस। तो ध्यान रखिएगा सेविंग क्या 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 है, माइनस एस बार, ठीक है, प्लस स्मॉल एस इंटू वाई। एस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे सेविंग, एस बार का मतलब क्या है ऑटोनोमस सेविंग, ऑटोनोमस सेविंग। जैसे ऑटोनोमस कंजप्शन का क्या था, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन व्हेन इनकम इज जीरो, तो ऑटोनोमस सेविंग भी सेम होता है, मिनिमम लेवल ऑफ सेविंग व्हेन इनकम इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका इनकम था 0, ठीक है, कंजप्शन है 100, तो सेविंग कैसे निकालोगे y माइनस सी, तो कितना आएगा -100। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस सेविंग। तो ऑटोनोमस सेविंग के बारे में दो बात ध्यान में रखिएगा। मैंने बोला था ना जब भी हम नोट डाउन करने कुछ बोलेंगे इस चीज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला बात क्या याद रखना दिमाग में कि जो ऑटोनोमस सेविंग है जिसको एस बार बोलते हैं, इसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव आता है, यानी माइनस में आएगा। हमेशा ऑटोनोमस सेविंग है माइनस में आता है। ऑटोनोमस सेविंग कितना आता है, माइनस में आता है। आप बोलोगे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए -100, बोलोगे भैया हाउ इज इट पॉसिबल कि आप सेविंग बोल रहे हो कि -100 रुपए। कभी सुने हो कि हम -100 रुपया बचाए, -500 रुपया बचाए? नहीं सुने होंगे, है ना। लग रहा होगा कि माइनस में कैसे हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे, जहां तक मेरे को उम्मीद है ये किसी ने नहीं बताया होगा अभी तक आपको कि -100 नहीं, एक्चुअली में ये +100 है। बट ये जो माइनस साइन क्या शो कर रहा है, ये आपका पास्ट सेविंग है, ये आपका पास्ट सेविंग है। ये एक छोटा सा बात है जो कि आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल वैल्यू +100 ही है, बट माइनस क्या शो कर रहा है कि ये जो माइनस है इस बार का सेविंग नहीं है, ये पिछली बार वाला सेविंग है, इसलिए इसको माइनस से डिनोट करते हैं, दैट इज पास्ट सेविंग। ठीक है, क्योंकि इनकम तो कितना था 0, पिछला मंथ कितना खर्च सेविंग किए थे -100, यानी कि 100, और इसी को क्या कर दिया हम लोग कंज्यूम। ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये माइनस साइन को क्या शो करता है सेविंग में कि ये क्या है पास्ट सेविंग। यानी पहला बात जो याद रखना है कि ऑटोनोमस सेविंग का जो वैल्यू है हमेशा माइनस में आएगा। क्लियर। सेकेंड और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑटोनोमस सेविंग इज इक्वल टू होता है माइनस ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस सेविंग इज इक्वल टू होता है माइनस ऑटोनोमस कंजप्शन। ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये 100 प्लस 0.5 वाई है, ठीक है, तो ये क्या है ऑटोनोमस कंजप्शन। तो ऑटोनोमस कंजप्शन और ऑटोनोमस सेविंग का वैल्यू नहीं चेंज होता है। अगर ऑटोनोमस कंजप्शन आपका 100 है तो ऑटोनोमस सेविंग भी कितना होगा 100 ही होगा, यानी कि 200 हो जाएगा। तो दोनों का वैल्यू सेम रहता है। डिफरेंस क्या है कि ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस में होगा और ऑटोनोमस सेविंग माइनस में होगा। ये वाला वैल्यू चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये प्लस में रहता है और ये माइनस में रहता है। क्लियर है। यानी अगर आपके क्वेश्चन में कंजप्शन फंक्शन दे दिया है तो आप इसका हेल्प से सेविंग फंक्शन लिख सकते हो। देखो कैसे, मान लीजिए सी बार कितना दे दिया 100, तो हम बताए ना कि अगर ऑटोनोमस कंजप्शन 100 है तो ऑटोनोमस सेविंग को बस माइनस में ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा -100। स्मॉल सी क्या दिखा रहा है एमपीसी, एमपीसी कितना मिल गया 0.5। आपको पता है कि एमपीएस इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस एमपीसी, पढ़ चुके अभी जस्ट। तो एमपीसी दिया हुआ है 0.5, तो 1 माइनस 0.5 यानी कितना आएगा 0.5, यानी यहाँ कितना पुट कर दोगे 0.5, वाई की जगह पे वाई। यानी अगर कंजप्शन फंक्शन दिया है तो सेविंग फंक्शन मिल जाएगा, और सेविंग फंक्शन दिया है तो कंजप्शन फंक्शन मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे एस बार का मतलब क्या हो गया ऑटोनोमस सेविंग, जो कि होता है मिनिमम लेवल ऑफ सेविंग इनकम जब कितना रहेगा 0। ऑटोनोमस सेविंग के बारे में दो बात, सेविंग का जो वैल्यू आएगा माइनस में आएगा, और ऑटोनोमस सेविंग हमेशा माइनस ऑटोनोमस कंजप्शन होता है। ठीक है,
स्मॉल सी का मतलब था एमपीसी, तो स्मॉल एस का मतलब क्या हो जाएगा, एमपीएस। इसका फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। और वाई में दोनों सेम ही होता है कि यहाँ भी इनकम है, वाई का मतलब यहाँ भी, वाई का मतलब क्या हो गया, इनकम हो गया। क्लियर है। अभी तक हम लोगों ने कंजप्शन, सेविंग, एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस, एडी, एएस, इनकम, ये सारा कर लिया। तो ये चैप्टर ना 3 यूनिट में बटा हुआ है। सेकेंड यूनिट वाले जो पोर्शन है उससे पहले एक और टॉपिक है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, के से। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला, सबसे पहला और सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है, डेल्टा का मतलब आपको बताया ना, ट्रायंगल का मतलब चेंज। तो ये क्या होता है, इनकम में कितना चेंज हुआ है और इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ है, दोनों का रेशियो क्या बताता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या बताता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट, याद रखेंगे। इसलिए के का सबसे बेसिक फॉर्मूला है डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। मतलब ये जो डेल्टा आई है इसको कितना से इनटू करेंगे कि ये, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये चेंज इन इनकम में आ जाए। ठीक है, तो जितना से आप मल्टीप्लाई करते हो उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए के का वैल्यू 2 है और डेल्टा आई 100 है, तो इस डेल्टा आई को क्या करेंगे, उधर ले जाके इनटू, तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा वाई कितना मिल जाएगा, 200। तो आखिर डेल्टा वाई 200 क्यों आया, क्योंकि चेंज इन इन्वेस्टमेंट को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो वही बोला गया कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट से जिस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं जिससे चेंज इन इनकम मिल जाए उसी टर्म को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसलिए क्या होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसलिए के का सबसे बेसिक फॉर्मूला है डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। मल्टीप्लायर के दो और फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा। रिलेशनशिप बिटवीन के यानी मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। आप एमपीसी के बारे में पढ़ चुके हो। क्या है रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। तो रिलेशन देखेंगे उससे पहले एक फॉर्मूला होता है इसका, क्या है, के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। ये हो गया के का सेकेंड फॉर्मूला। पहला था डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, ठीक है। के का सेकेंड फॉर्मूला क्या है, के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो देखिए इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, बोलेगा एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। एक एग्जांपल से आप बताइए कि के में यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में और एमपीसी में कैसा रिलेशन है। तो आप तभी बता पाओगे जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा। फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, यानी डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई दिख गया तब तो ये वाला फॉर्मूला से बन जाएगा। बट अगर एमपीसी दिखा है तब 1/1 माइनस एमपीसी। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी में कैसा रिलेशन है। ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, देयर इज अ डायरेक्ट, या इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी के एंड एमपीसी। क्या लिखा हुआ है कि देयर इज अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। इन दोनों में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है अगर एमपीसी का वैल्यू बढ़ेगा, ध्यान से, अगर एमपीसी का वैल्यू बढ़ेगा तो के का वैल्यू भी बढ़ेगा, अगर एमपीसी का वैल्यू घटेगा तो के का वैल्यू भी घटेगा। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा तो दूसरा घट रहा है। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे का पूछे, एक भागा तो दूसरा भी उसके पीछे भागा, फिर एक पीछे आया तो दूसरा भी उसके पीछे आ गया, यानी एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है दूसरा घट रहा है। तो अब इसको प्रूफ करते हैं हम लोग, ठीक है, कि डायरेक्ट रिलेशन है या फिर नहीं है। जब इसको प्रूव करते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन है या फिर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट बार में आपने एमपीसी का वैल्यू लिया है 0.8, कितना लिया 0.8,
तो फॉर्मूला सामने आपको पता है, के इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, यानी 1 माइनस 0.8, कितना आएगा 1/0.2। आपको पता है कि पॉइंट है तो 10। इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आ गया, यानी जब एमपीसी का वैल्यू 0.8 है तो के का वैल्यू कितना मिला 5। अब आप चाहो तो एमपीसी बढ़ा भी सकते हो, घटा भी, तो हम एमपीसी को घटा देते हैं, कितना हो गया 0.2। तो देखते हैं के कितना आएगा, तो के इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.2, यानी कि 1/0.8, पॉइंट है तो 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, कितना हो जाएगा 1.25। तो क्या दिखा, जब एमपीसी आपका घट गया 0.8 से 0.2 घटा, तो के का वैल्यू भी 5 से 1.25 क्या हो गया, घट गया। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट, यानी जब जब एमपीसी घटेगा के भी घटेगा, एमपीसी बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा। बोलोगे कि भाई एक बार बढ़ा के दिखा दीजिए ना, देख लो। मान लीजिए एमपीसी है 0.9, पहले था 0.8, अब कितना ले लिए 0.9, तो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.9, यानी 1/0.1। तो क्या दिखा, जब एमपीसी 0.8 था तो k कितना आया था 5, एमपीसी को बढ़ा दियो 0.9 तो k भी बढ़ गया ना 10। तो यही दिखाता है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। तो अगर प्रूफ करने आएगा तो इस तरह से एग्जांपल लेकर के प्रूफ कर दीजिएगा, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई एमपीसी को रिलेशन में देख के ना एमपीएस बहुत जल रहा है, बोल रहा है हमको भी अब रिलेशन में आना है, किसी भी तरह आना है, लेकिन हमको भी आना है। तो लो भाई देख लेते कैसे आता है। तो हम लोगों ने पहले देखा कि रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। अब देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीएस। हम क्या बोले थे कि आपको ना एकदम अच्छे से देखना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको स्मार्ट बनना है। आपने क्या करा कि एमपीसी वाला याद कर लिया कि एमपीसी में पॉजिटिव रिलेशन है, तो बताइए खुद एमपीएस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिलेशन। देखिए ध्यान से, के इक्वल्स टू होता है 1/MPS, ये इसका थर्ड फॉर्मूला है। पहला था डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, फिर था 1/1 माइनस एमपीसी, अब क्या है 1/MPS। और ये फॉर्मूला ना कहीं अलग से नहीं आया, देखो इसी फॉर्मूला से डिराइव हुआ, ध्यान दीजिएगा 1/1 माइनस एमपीसी से ही डिराइव हुआ। कैसे, हम लोग इसको 1/MPS लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी जस्ट बताए थे कि एमपीएस इज इक्वल टू होता है 1 माइनस एमपीसी। तो हम 1 माइनस एमपीसी ना लिख करके इसको क्या लिख लिए, एमपीएस। तो के इज इक्वल टू इसलिए होता है 1/MPS, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि एमपीसी के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, तो यहां पे क्या हो जाएगा नेगेटिव रिलेशन, यानी कि इनवर्स, या इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीएस। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीएस में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब अगर एमपीएस का वैल्यू बढ़ेगा तो के का वैल्यू घटेगा, और एमपीएस का वैल्यू अगर घटेगा तो के का वैल्यू बढ़ेगा। ये वाला रिलेशन काम नहीं कर रहा है, दोनों ना एक दूसरे का एकदम नेगेटिव है। एक बोल रहा है कि हम आगे जाएंगे, तो बोल रहा नहीं हम पीछे जाएंगे, फिर बाद में बोल रहा है कि नहीं अभी हम पीछे जाएंगे, तो बोल रहा नहीं हम आगे जाएंगे। यानी एक दूसरे का क्या है, ये लोग अपोजिट जा रहा है, एक बढ़ रहा तो दूसरा घट रहा, एक घट रहा तो दूसरा बढ़ रहा। तो यानी कि एमपीएस में और के में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव। तो इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। मान लीजिए आपका एमपीएस शुरू में है 0.2, कितना है 0.2, तो के कितना आएगा 1/MPS, यानी कि 1/0.2, तो के कितना मिल गया 5, ठीक है। अब मान लीजिए आपका एमपीएस है 0.5, यानी एमपीएस क्या हो गया, बढ़ गया। तो देखते हैं के घटता है कि नहीं, तो 1/0.5, तो कितना आ गया 2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जब एमपीएस 0.2 से 0.5 बढ़ रहा है तो के 5 से 2 घट रहा, तो ये बढ़ रहा ये घट रहा है। प्रूफ होता है कि दोनों में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। क्लियर है यहां तक। तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक जितना भी इस चैप्टर से जो भी फॉर्मूलाज थे हम लोगों ने सारा डिस्कस कर लिया। इससे पहले कि मैं न्यूमेरिकल बताना स्टार्ट करूं, कुछ पॉइंट्स बताने जा रहे हैं जो कि शायद ही कुछ लोगों ने आपको बताया होगा या आपको पता होगा। आपको ये पॉइंट्स अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। अगर आपको जो बताने जा रहे हैं वो पॉइंट्स अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आपसे एग्जाम में न्यूमेरिकल
नहीं बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला बात, एक टर्म आता है ब्रेक इवन पॉइंट, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं बीईपी। क्या होता है ये ब्रेक इवन पॉइंट? तो इट इज दैट पॉइंट वेयर y इक्वल्स टू c एंड s इक्वल्स टू 0। ये बात अच्छे से याद रखिएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम और कंजप्शन इक्वल हो जाएगा। सेविंग का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। देख लीजिए, मान लीजिए आपका इनकम 100 है, कंजप्शन भी कितना है? 100 है। तो हम लोग बस ये देख रहे हैं कि हाँ सेविंग 0 होता है या फिर नहीं होता है। आपको पता है कि सेविंग इज इक्वल टू होता है y माइनस सी। तो 100 माइनस 100 आएगा कितना? 0। यानी पहला पॉइंट जो कि याद रखना है कि बीईपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम और कंजप्शन इक्वल रहेगा और सेविंग का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। कभी भी आपको ये वर्ड दिखेगा इक्विलिब्रियम, क्या दिखेगा? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है? जब भी लिखा रहेगा कि एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो जब भी इक्विलिब्रियम वर्ड दिखेगा तो आप दिमाग में ये चीज बिठा लेना, इस टाइम पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल होता है या फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है। हमेशा याद रखेंगे इक्विलिब्रियम पे एस इक्वल्स टू एडी होगा या तो एस इक्वल्स टू आई होगा। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, एस इक्वल्स टू वाई होता है, बताया मैंने, और एडी को एक्सटेंड करके क्या लिख सकते हैं? सी प्लस आई। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है? एस इक्वल्स टू एडी और वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई या फिर एस इक्वल्स टू आई। तो ये दो बात आपको न्यूमेरिकल बनाने से पहले दिमाग में याद रखना है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चंस के पैटर्न कि आखिर एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपने अगर ये समझ लिया ना तो एक एक मिनट के अंदर आप टफ से टफ क्वेश्चन बना जाओगे। देखिएगा ध्यान से। तो हम लोग क्या देखेंगे अभी? पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, कि आखिर एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी इस तरह लिखा रहे कि 20% ऑफ इंक्रीज या फिर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, ये है परसेंटेज वाला क्वेश्चन। सबसे पहला जो पैटर्न है वो क्या है? परसेंटेज वाला। अगर आपको कहीं भी ये दिखा, एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको, ठीक है, एकदम समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। जब भी परसेंटेज दिखा, ठीक है, तो ध्यान देना है क्या लिखा है? 20% ऑफ इंक्रीज या फिर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, मतलब जितना बार भी इनकम बढ़ रहा होगा उसका 20% आप क्या कर रहे हो? कंज्यूम। तो कभी भी आपको इंक्रीज या एडिशनल वर्ड दिखेगा तो इसका मतलब होता है चेंज। इसका मतलब क्या होता है? चेंज। और आपको पता है कि चेंज किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। इनकम है तो वाई, तो इसका मतलब क्या है कि जितना बार भी डेल्टा वाई हो रहा है उसका 20% हम लोग क्या कर रहे हैं? कंज्यूम्ड है तो डेल्टा सी, कंज्यूम्ड है तो डेल्टा सी। ध्यान रखिएगा, कभी भी परसेंटेज दिया रहेगा और कंज्यूम्ड दिया रहेगा तो इसका मतलब क्या, यानी इसको लिखेंगे कैसे एक्चुअली? जब भी क्या लिखा रहेगा? 20% ऑफ इंक्रीज या एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। अगर कंज्यूम्ड रहेगा तो एमपीसी निकलेगा, कंज्यूम्ड रहेगा तो एमपीसी निकलेगा। कैसा निकलेगा? जितना परसेंटेज दिया उतना डिवाइडेड बाय 100, यानी 0.2। अब इसी क्वेश्चन को अगर ये ऐसे दे दे कि 80% ऑफ इंक्रीज या फिर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, कंज्यूम था तो क्या निकाले? एमपीसी, सेव्ड है तो क्या निकालोगे? खुद से सोचिए, एमपीएस। वेरी गुड। कैसे निकालेंगे? जितना दिया हुआ है उतना डिवाइडेड बाय 100, यानी कितना हो जाएगा? 0.8। यानी पहला जो पैटर्न है परसेंटेज वाला, परसेंटेज वाला जब भी दिया रहेगा तो समझ जाइएगा या तो एमपीसी निकलेगा या तो एमपीएस। अब कैसे पहचानोगे कि एमपीसी है कि एमपीएस? अगर कंज्यूम्ड है तो एमपीसी और अगर सेव्ड रहेगा तो एमपीएस। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अगर रेशियो में क्वेश्चन दिया है, किसमें दिया है? रेशियो में, इस तरह से कि एपीसी इज टू एपीएस
इज इक्वल टू 2:1, या फिर ऐसे दे दिया 2:4, इस तरह से दिया हुआ है कि एपीसी इज टू एपीएस इज इक्वल टू कितना दे दिया 2:4। तो इसमें से कैसे करेंगे हम लोग, आप इसमें से किसी भी एक का वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एपीसी का निकालना है, तो एपीसी क्या हो जाएगा, ये इसका पार्ट है और ये इसका पार्ट है। रेशियो ब्रेक करने आता होगा आपको, तो 2 दोनों का नीचे क्या होता है सम, ठीक है। 2+4 कितना होता है 6, तो एपीसी का कितना हो जाएगा 2/6 यानी 1/3 यानी 0.33 समथिंग, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, हमको एपीसी का वैल्यू मिल गया। उसी तरह मान लीजिए अगर दिया हुआ है एपीएस तो कितना हो जाएगा 4/6 यानी कि कितना हो जाएगा 0.66 या 0.7 भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी रेशियो में दिया रहेगा तो इस तरह से हम लोग ब्रेक करते हैं, इसको ध्यान रहेगा। वेरी गुड। जो थर्ड पैटर्न है वो कुछ इस तरह से दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कि increase in income is 5 times increase in investment, ठीक है। दिया रहेगा if increase in income is 5 times increase in investment, then what is the value of investment multiplier। बोलोगे इसमें तो कुछ डेटा दिया ही नहीं भैया, कैसे निकालोगे, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। हम बोले ना अभी जस्ट ऊपर बताए कि इंक्रीज या एडिशनल वर्ड दिखा रहा है तो समझ जाएगा वो क्या है डेल्टा यानी चेंज। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा वाई है जो वो 5 टाइम्स है डेल्टा आई का, 5 टाइम्स है डेल्टा आई का। हम बिना कैलकुलेट किए आपको बता देंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 5। अगर आपको स्टार्टिंग में याद होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मैंने बताया था ना कि डेल्टा वाई को जिस टर्म के साथ आप इंटू करेंगे, मान लीजिए जेड के साथ इंटू कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं जेड के साथ, तो डेल्टा वाई को जिस टर्म के साथ आप इंटू करेंगे वही टर्म कहलाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो अगर आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो दिमाग में पहले ही बिठा लेना कि आंसर तो भाई 5 ही आने वाला है, ठीक है, उससे ज्यादा उससे कम नहीं आएगा। अगर उससे ज्यादा या कम आ रहा है यानी आप गलत बनाए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज को कैसे डिनोट करते हैं डेल्टा से, इनकम को वाई से। तो इंक्रीज इन इनकम इज है तो इक्वल टू 5 है तो 5 टाइम्स है तो आपको पता है इनटू डेल्टा आई, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या है 5 डेल्टा आई, आपको निकालना है के का फॉर्मूला आपको पता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। अब हम लोग डेल्टा वाई को डेल्टा वाई ना लिख करके 5 डेल्टा आई लिख सकते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि जो डेल्टा वाई है वो 5 डेल्टा आई है। तो यहाँ पे 5 डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई दोनों हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 5। क्लियर है। तो जब भी टाइम्स वाला क्वेश्चन दिया रहेगा आप पहले इक्वेशन बिठा लेना, फिर आराम से बन जाएगा, ठीक है। ध्यान देना इसी क्वेश्चन को कैसे पलट देगा, सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन ध्यान दीजिए। इंक्रीज इन इनकम इज 5 टाइम्स मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। बोलोगे अरे भैया दोनों तो सेम ही लग रहा है, इसमें भी 5 टाइम्स इसमें भी 5 टाइम्स है ना, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोला 5 टाइम्स तो है लेकिन एक वर्ड आ गया मोर, नहीं था, है ना। यहाँ पे 5 टाइम्स मोर देन, तब इसका इक्वेशन कैसे बैठाओगे, देखो इंक्रीज है तो डेल्टा, इनकम है तो वाई, इज है तो इक्वल टू, 5 है तो 5 टाइम्स है तो इनटू, फिर इंक्रीज है तो डेल्टा, इन्वेस्टमेंट है तो आई, मोर लगेगा तो इसमें एक और डेल्टा आई जोड़ दो, यानी क्या हो जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 5 डेल्टा आई प्लस डेल्टा आई यानी कि 6 डेल्टा आई। क्लियर है। तो 5 टाइम्स और 5 टाइम्स मोर, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है इंटरसेप्ट वाला। कौन सा क्वेश्चन है, इंटरसेप्ट वाला। क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा, कंजप्शन कर्व इंटरसेप्ट क्या रहेगा, कंजप्शन कर्व इंटरसेप्ट ऑन ₹50 मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए। तो उतना नहीं एकदम सोचना है आपको, बस एक वर्ड पे ध्यान रखना है इन भाई साहब पे, इंटरसेप्ट।
एकदम कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं जाना आपको, इंटरसेप्ट जहां दिखेगा समझ जाइएगा आपको क्या दिया हुआ है। अगर कंजप्शन इंटरसेप्ट कर रहा है तो सी बार यानी ऑटोनोमस कंजप्शन, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 50। अगर यही क्वेश्चन में इस तरह से रहता, सेविंग कर्व इंटरसेप्ट ऑन ₹50, हम क्या बोले, कंजप्शन अगर इंटरसेप्ट करेगा तो सी बार, तो सेविंग इंटरसेप्ट करेगा तो, आप बहुत ज्यादा समझदार है, आपको पता है सेविंग और इंटरसेप्ट है तो सेविंग है तो एस, और इंटरसेप्ट दिखा तो एस बार। बस डिफरेंस क्या है बताया था मैंने कि अगर ऑटोनोमस कंजप्शन है तो प्लस में होगा, ऑटोनोमस सेविंग है तो माइनस में होगा। यानी कंजप्शन कर्व इंटरसेप्ट करेगा तो सी बार, सेविंग कर्व इंटरसेप्ट करेगा तो एस बार। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पैटर्न है, इस तरह से दिया रहेगा कभी भी कि कैलकुलेट, क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा, तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है इस तरह से दिया रहेगा, कैलकुलेट ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। क्या दिया रहेगा, कैलकुलेट ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। ब्रेक इवन वर्ड जैसे दिखा तो आपको प्रॉपर्टी यूज कर देना, डायरेक्ट लिख दोगे वहां पे कि एट ब्रेक इवन पॉइंट y इक्वल्स टू सी एंड s इक्वल्स टू 0। अगर s का फंक्शन दिया है तो s के फंक्शन में 0 पुट कर देना, अगर c का वैल्यू दिया है तो वही आपका क्या हो जाएगा, y का आंसर हो जाएगा। तो जब भी ब्रेक इवन वर्ड दिखेगा तो आपको ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना है कि एट ब्रेक इवन पॉइंट y इक्वल्स टू सी एंड s इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं बना के आपको, मान लीजिए बोला है कैलकुलेट ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम बोला, और सेविंग इस तरह से दे दिया, सेविंग इज इक्वल टू -50 + 0.5 y, इस तरह से गिवन है। एस का वैल्यू तो दिया नहीं है, बट यहाँ पे आपको क्या दिखा, ब्रेक इवन पॉइंट। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले आप क्या लिखोगे, एट ब्रेक इवन पॉइंट y इक्वल्स टू सी एंड s इक्वल्स टू 0, यानी सेविंग हम लोग को कितना मिल गया 0, s की जगह पे पुट कर दो 0, -50 + 0.5 y, तो -50 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है 0.5 y, जिसको भाई इसको आता ब्रेक करना ठीक है, नहीं आता तो ऐसे भी कर सकते हो, 5/10 यानी 1/2, 2 डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा इंटू, तो 5 × 2, y का आंसर कितना आ गया 100। यानी अगर s का वैल्यू नहीं दिया है बट ब्रेक इवन वर्ड दिखा तो s कितना ले लोगे 0, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे s का वैल्यू होता है 0। तो इस तरह से ब्रेक इवन वाला क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। हाँ, तो जो सबसे लास्ट पैटर्न है जो कि आता है एग्जाम में वो क्या है, दिया रहेगा कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजप्शन, कुछ भी। तो आपको हम क्या बताएं कि जैसे ही इक्विलिब्रियम वर्ड दिखेगा तो आप या तो AS इक्वल्स टू AD यूज कर लेना, ठीक है, या तो S इक्वल्स टू I यूज कर लेना। इसका भी एक एग्जांपल से बता देते हैं। फॉर एग्जांपल से मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है S इक्वल्स टू -20 + 0.2 y, ठीक है। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है आपका, सेविंग का वैल्यू दे दिया -20 + 0.2 y, और इसमें I का वैल्यू दे दिया 100, I का वैल्यू कितना दे दिया 100, और बोला है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम, आपको इक्विलिब्रियम वर्ड दिखेगा तभी इस तरह से बनाना है, ठीक है। क्या दिखा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अगर यहाँ S का वैल्यू पता चल जाए तब तो Y निकल जाएगा। तो देखिए जब भी इक्विलिब्रियम वर्ड देगा तो प्रॉपर्टी यूज करना। इसको बनाने से पहले कैसे लिखोगे, एट इक्विलिब्रियम S इक्वल्स टू I, देयरफॉर S, I का वैल्यू 100 है, S का वैल्यू भी कितना हो गया 100 हो गया। अब S का वैल्यू जैसे मिलेगा S की जगह पे 100 पुट कर दीजिए, -20 + 0.2 यानी 2/10 यानी 1/5 y, ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 100 + 20 कितना हो गया 120 × 5 = y, y का आंसर कितना हो जाएगा 600। यानी इक्विलिब्रियम वर्ड जब भी यूज करेगा आप ये वाला प्रॉपर्टी यूज करो, आंसर एकदम आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो अब उम्मीद है आप लोगों को आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि आज आपने एग्रीगेट डिमांड का सारा न्यूमेरिकल बहुत आसानी से कर लिया है, और उम्मीद है आज के आज ही आप लोग सारा न्यूमेरिकल बना जाओगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अपने जो भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उसका रिप्लाई मैं जरूर से जरूर दूंगा।
तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।